फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ई बायोलॉजी एंड स्टफ़। और हमारे प्रोटीन लेक्चर्स की सीरीज़ में हमारा कंटिन्यूएशन है आज हीमोग्लोबिन। आज हम देखेंगे कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा है, वो किस पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना है, उसकी फंक्शनल मैकेनिज़्म क्या है, कोऑपरेटिव बाइंडिंग मैकेनिज़्म किसे कहते हैं, हीमोग्लोबिन का एलोस्टेरिक नेचर क्या है और टीआर ट्रांजिशन, ये सारी डिटेल्स इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको मिल जाएंगी। सो आपको पूरा वीडियो देखना है, आखिरी तक देखना है और जो भी पॉइंट्स मैं बता रही हूँ उनको नोट डाउन करना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन है क्या, उसका फंक्शन क्या है, इसको जानने के लिए हमें पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। ठीक है, सो वन बाय वन वी विल क्लियर आवर कंसेप्ट फर्स्ट, देन वी विल सी अबाउट हीमोग्लोबिन। तो पहली चीज़ है कि ऑक्सीजन इज़ ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड बाय हीमोग्लोबिन, सबको पता है। पर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट कहाँ होता है? सो इन ब्लड वी हैव अ टाइप ऑफ ब्लड सेल नोन एज एरिथ्रोसाइट। सबको पता है एरिथ्रोसाइट क्या है। एरिथ्रोसाइट जो सेल्स हैं वो बहुत छोटी सेल्स होती हैं, उनकी डायमीटर होती है अराउंड 6 to 9 माइक्रोन मीटर और उनका लाइफ स्पैन जो होता है वो 120 डेज़ का होता है। यानी जब वो ब्लड में रिलीज़ होती है मैच्योर होकर तो वो सिर्फ 120 डेज़ के लिए ही सर्वाइव करती हैं। इन एरिथ्रोसाइट्स के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और ये सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। अभी बाकी के सेल ऑर्गेनेल्स क्यों नहीं दिखाई दे रहे, उसके लिए हम देखेंगे एरिथ्रोसाइट्स की मैचुरेशन प्रोसेस। तो जो एरिथ्रोसाइट की मैचुरेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है बोन मैरो में। बोन मैरो में जो प्री एरिथ्रोसाइट सेल्स होती हैं या प्रो एरिथ्रोसाइट सेल्स होती हैं उनको हम हीमोसाइटोब्लास्ट भी बोलते हैं। दे आर प्रीकर्सर स्टेम सेल्स ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। तो ये जो सेल्स होती हैं इनमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द मैचुरेशन प्रोसेस you can see here this nucleus ejects. After that all the other cell organelles ejects from the एरिथ्रोसाइट सेल्स ड्यूरिंग द मैचुरेशन प्रोसेस। और ये सब क्यों होता है? टू प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया टू हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब अगर ये सेल ऑर्गेनेल्स भी होंगे, न्यूक्लियस भी होगा, सब होगा तो उनको भी पर्टिकुलर एरिया जो है वो ऑक्यूपाई करेंगे, तो वो सब जो है वो इजेक्ट हो जाते हैं मैचुरेशन में। और जब ये एरिथ्रोसाइट ब्लड में रिलीज होता है देन इट हैव हीमोग्लोबिन इनसाइड इट। ओके, सो दैट hemoglobin gets maximum area occupied of erythrocyte cells। अभी जो एरिथ्रोसाइट्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती है? ब्लड में प्रेजेंट होती है। और जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते रहते हैं। तो ब्लड जब लंग में प्यूरिफाई होकर हार्ट के थ्रू हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। ठीक है, तो तब क्या होता है, जो भी ब्लड है वो आर्टरीज़ के थ्रू हर एक टिश्यू में पहुंचता है और तब ये अराउंड 96% सैचुरेट होता है। यानी जो हमारी एरिथ्रोसाइट होती हैं वो ऑक्सीजन से 96% सैचुरेट होती है। फिर जो ऑक्सीजन है वो टिश्यूज़ में रिलीज़ हो जाता है और वेंस के थ्रू जो ब्लड है वो वापस हार्ट में जाता है और तब वो होता है अराउंड 64% सैचुरेट ऑक्सीजन से। तो एरिथ्रोसाइट्स का रोल अब समझ में आ रहा है कि एरिथ्रोसाइट जो होती है वो ऑक्सीजन को कैरी करती हैं लंग से, फिर हार्ट के थ्रू, आर्टरीज़ के थ्रू जो है वो सारे टिश्यूज़ में जाती है, तब ये 96% सैचुरेट होती है। फिर जाकर वहाँ ऑक्सीजन रिलीज़ कर देती है और तब ये हो जाती है 64% सैचुरेट, हार्ट में वापस जाती हैं और फिर जो है वो लंग्स में जाकर कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको रिलीज़ करती हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्रीथ के थ्रू बाहर निकल जाता है। फिर अब हम देखेंगे कुछ टर्म्स, जैसे कि हीमोग्लोबिन जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, डायमीटर कितनी है, वो स्ट्रक्चरली कैसा होता है। तो जो हीमोग्लोबिन है उसका मॉलिक्यूलर वेट है 64,500 और जो इसका स्ट्रक्चरल डायमीटर है वो है 5.5 नैनोमीटर और इसको डिनोट करते हैं HB से।
ये है स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन का। बेसिकली हीमोग्लोबिन इज अ टेट्रामेरिक प्रोटीन कंटेनिंग 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में से जो हैं 2 अल्फा चेन्स है और 2 बीटा चेन्स है। इट हैव 4 हीम और आयरन प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप इज नथिंग बट द नॉन प्रोटीनियस पार्ट। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? नॉन प्रोटीनियस पार्ट। तो जो हीमोग्लोबिन है इसमें 4 चेन्स हैं टेट्रामेरिक, 1 2 3 4, जिसमें से 2 जो हैं वो अल्फा चेन्स है और 2 जो है वो बीटा चेन्स है और 4 हीम ग्रुप से। हीम ग्रुप मीन्स आयरन, दैट इज द प्रोस्थेटिक पार्ट ऑफ द प्रोटीन, नॉन प्रोटीनियस पार्ट। ये है हीमोग्लोबिन का बेसिक स्ट्रक्चर। अभी जो अल्फा चेन है उसमें है 141 अमाइनो एसिड रेसिड्यू और जो बीटा चेन है उसमें है 146 अमाइनो एसिड रेसिड्यू। सो गॉट इट, हीमोग्लोबिन इज अ टेट्रामेरिक प्रोटीन हैविंग 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, जिसको अल्फा 2 बीटा 2 से भी डिनोट करते हैं। टोटल मॉलिक्यूलर वेट है 64,500 एंड डायमीटर 5.5 नैनोमीटर। अल्फा चेन जो है वो 141 अमाइनो एसिड रेसिड्यू से बनी है और बीटा चेन 146 अमाइनो एसिड रेसिड्यू से बनी है। अब हर एक चेन के पास अपना हीम ग्रुप है, यानी हर एक चेन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी कर सकता है। तो क्या होगा कि जो हीमोग्लोबिन है वो टोटल कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी कर सकती है? 4। क्यों? क्योंकि इनके पास टोटल कितने हैं? 4 हीम ग्रुप हैं। नेक्स्ट वी विल सी अ टर्म अलोस्टेरिक प्रोटीन। हीमोग्लोबिन जो है इज अ टाइप ऑफ अलोस्टेरिक प्रोटीन। तो फर्स्ट वी विल सी व्हाट आर अलोस्टेरिक प्रोटीन्स। Actually, allosteric proteins are the one which affects by binding of a ligand. That means ligand bind to one side that affects binding properties of another side of the same protein. कैसे? जो भी हमारी प्रोटीन है, जैसे ये वाली प्रोटीन है, ठीक है, इसमें आकर कोई लिगेंड बाइंड होगा तो जो इसकी एक्टिव साइट है उसका कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगा। यानी कोई भी बाइंडिंग उस प्रोटीन को कन्फर्मेशनली चेंज कर देती है और उसकी फर्दर बाइंडिंग को इफ़ेक्ट करती है। दैट इज़ एलोस्टेरिक प्रोटीन। ये जो बाइंड होते हैं मॉलिक्यूल्स, दीज आर नोन एज मॉड्यूलेटर्स एंड दैट कैन बी अ इनहिबिटर और दैट कैन बी अ एक्टिवेटर। मॉड्यूलेटर्स मीन्स मॉड्यूलेट्स द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ द प्रोटीन। तो ये इनहिबिटर भी हो सकते हैं और एक्टिवेटर भी हो सकते हैं। अगर जो मॉड्यूलेटर्स हैं वो और लिगेंड सेम है तो दैट इज़ नोन एज होमोट्रॉपिक, और अगर लिगेंड और मॉड्यूलेटर डिफरेंट हैं तो दैट प्रोटीन इज नोन एज हेटेरोट्रॉपिक। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन में क्या है, ऑक्सीजन जो है उसकी बाइंडिंग इफ़ेक्ट करती है, तो ऑक्सीजन ही बाइंड हो रहा है और ऑक्सीजन की बाइंडिंग ही इफ़ेक्ट कर रही है। तो मॉड्यूलेटर और लिगेंड क्या है, सेम है। तो हीमोग्लोबिन इज़ अ टाइप ऑफ होमोट्रॉपिक एलोस्टेरिक प्रोटीन। हियर यू कैन सी whenever inhibitor is binding to the site, it is distorted the active site and substrate cannot bind, and when activator binds to the modulator sites, the active site changes and its conformation changes and it is complementary to the substrate. Now substrate can bind. गॉट इट। तो इनहिबिटर जो है उसने कॉन्फर्मेशन को ऐसा चेंज कर दिया है कि सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड हो ही नहीं सकता। एक्टिवेटर जो है उन्होंने कॉन्फर्मेशन जो है उसको इस तरीके से चेंज किया है कि सबस्ट्रेट आकर आराम से बाइंड हो सकता है और जो है वो प्रोसेस आगे जा सकती है। तो ये एलोस्टेरिक इनहिबिशन हो गया या एलोस्टेरिक एक्टिवेशन हो गया, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मॉड्यूलेटर। नाउ गॉट द टर्म एलोस्टेरिक प्रोटीन्स। क्या होगा उसमें, जो लिगेंड है या मॉड्यूलेटर है वो जैसे उस प्रोटीन को बाइंड होते हैं तो उसका कॉन्फर्मेशन चेंज हो जाता है। अब कॉन्फर्मेशन चेंज जो है वो आइदर सबस्ट्रेट बाइंडिंग के लिए होगा या फिर सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो पाएगा, तो वो डिपेंड्स कि मॉड्यूलेटर इनहिबिटर है या फिर एक्टिवेटर है।
नेक्स्ट आते हैं, दो स्टेट्स होती है हीमोग्लोबिन की, एक स्टेट होती है टेंस स्टेट और एक होती है रिलैक्स्ड स्टेट। तो जो टी स्टेट है दैट इज़ प्रीडोमिनेंट कॉन्फर्मेशन ऑफ डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जो आर स्टेट है दैट इज़ हैविंग हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। Here you can see this one is the T state and this one is the R state. T state जो है वो बॉन्डिंग स्टेट है। बॉन्डिंग स्टेट यानी यहाँ पे बहुत सारे आयनिक इंट्रैक्शंस हैं अल्फ़ा बीटा चेन्स के बीच में, जिनकी वजह से जो प्रोटीन का कॉन्फर्मेशन है वो टेंस है, बहुत कंप्रेस्ड फॉर्म में है, और जो R है वो रिलैक्स्ड फॉर्म में। यहाँ पे जो आयनिक बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि जो बाइंडिंग पॉकेट है वो ओपन हो गई, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जो बाइंडिंग पॉकेट है वो ओपन हो गई, तो जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो गए हैं, और इन बॉन्ड्स के ब्रेक होने की वजह से जो कॉन्फर्मेशन है वो लूज़ हो गया है और जो बाइंडिंग पॉकेट है वो ओपन हो गई है। तो टेंस स्टेट कब होती है, रिलैक्स स्टेट कब होती है? टेंस स्टेट होगी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और रिलैक्स्ड स्टेट होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हियर यू कैन सी व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 4 kPa then tense state is predominant, and when partial pressure is 13.3 kPa then relaxed state is predominant। तो क्या होगा, जब भी ऑक्सीजन एब्सेंट होगी तो जो ये बॉन्ड्स हैं ये सब इंटरेक्ट करेगी आपस में और ये बॉन्ड्स फॉर्म हो जाएंगे, और जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो ये बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक होकर जो आर कन्फर्मेशन है वो आ जाएगा, दैट हैविंग हाई एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन। तो ये याद रखना है 2-3 चीज़ें कि एलोस्टेरिक प्रोटीन यानी लिगेंड या मॉड्यूलेटर बाइंड होकर प्रोटीन का कॉन्फर्मेशन चेंज हो जाएगा जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग को इफेक्ट करेगा। फिर याद रखना है कि टेंस स्टेट जो है वो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन स्टेट है यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में है, और जो रिलैक्स स्टेट है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में है। इतनी बातें याद रखनी है। नाउ वी विल सी द मैकेनिज्म ऑफ हीमोग्लोबिन। The mechanism of hemoglobin is a cooperative binding। कोऑपरेटिव बाइंडिंग यानी आपस में मिलजुल कर बाइंडिंग होने वाली है। तो होगा क्या? Here you can see this one, the red one is the T state। कब है ये? जब ऑक्सीजन एब्सेंट है। अब ऑक्सीजन आई और जो टेंस स्टेट है उसके हीम एक चेन के किसी एक चेन के हीम से या आयरन ग्रुप से बाइंड हो गई, और जैसे ही ये बाइंडिंग होती है नाउ ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक लिगेंड भी है और ऑक्सीजन एक मॉड्यूलेटर भी है ना। तो जो ऑक्सीजन लिगेंड है तो ये किस टाइप का हो गया, होमोट्रोपिक। तो ऑक्सीजन जैसे ही इससे बाइंड होगी तो ये एक कॉन्फर्मेशनल चेंज इंड्यूस करेगी। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन एक एलोस्टेरिक प्रोटीन है। ये कॉन्फर्मेशनल चेंज जो है ये साइड चेन्स हैं उनमें जाकर इफ़ेक्ट करेगा, और जो बाकी की बची हुई अल्फ़ा और बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो भी किस कॉन्फर्मेशन में आने लगेंगी, आर कॉन्फर्मेशन में आने लगेगी। और एक स्टेट ऐसी आएगी कि जो सारी चेन्स को ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगी, और हाई एफिनिटी से क्यों बाइंड होगी, क्योंकि पहली बाइंडिंग ने इंड्यूस कर दिया है बाकी की 3 चेन्स को आर स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए, और जैसे ही ये चेन्स आर स्टेट में कन्वर्ट हो रही हैं उनकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए बढ़ती जा रही है, और इसी एफिनिटी की वजह से ऑक्सीजन जो है वो जल्दी जल्दी हीमोग्लोबिन को बाइंड हो जाएगी। और 4 क्यों मैंने बताया था कि 4 हीम ग्रुप है, इसलिए 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड हो सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द कर्व ऑफ कोऑपरेटिव बाइंडिंग। तो हीमोग्लोबिन बाइंडिंग टू ऑक्सीजन इज अ सिग्मोइडल कर्व। हियर यू कैन सी वेरी क्लियरली इट इज अ सिग्मोइडल कर्व। ये जो कर्व है ये लो एफिनिटी स्टेट के लिए है, ये जो है हाई एफिनिटी के लिए। ये स्टेट है जहाँ पर पार्शियल प्रेशर कम है, और ये है जहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। ये टिश्यूज़ हैं, ये लंग्स है। तो जहाँ पर ऑक्सीजन कम है उधर पे आप देख सकते हैं कि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी भी जो है वो कम है। जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे एफिनिटी जो है वो
बढ़ती जा रही है। तो जो कर्व है वो सिग्मोइडल मिल रहा है। मायोग्लोबिन के केस में हमें ये हाइपरबोलिक कर्व मिलता है। क्यों? क्योंकि आइदर उसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के लिए या फिर उसकी एफिनिटी जो है वो बहुत कम होती है। लेकिन हीमोग्लोबिन के पास क्या खासियत है? हीमोग्लोबिन की खासियत है कि वो एक एलोस्टेरिक टाइप ऑफ प्रोटीन है, जिसमें जैसे ही ऑक्सीजन बाइंड होती है वो एक कन्फर्मेशनल चेंजेस इंड्यूस कर देती है बाकी की पॉलीपेप्टाइड चेन्स में, उनको आर स्टेट में कन्वर्ट करती है और फिर विद हाई एफिनिटी हीमोग्लोबिन कैन बाइंड टू ऑक्सीजन। सो नाउ यू गॉट द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म बहुत सिंपल है कि एक हीम ग्रुप टेंस स्टेट में जैसे ही ऑक्सीजन आकर बाइंड होती है ये आर स्टेट को इंड्यूस करती है बाकी की चेन्स में और फिर हीमोग्लोबिन जो है विद हाई एफिनिटी कैन बाइंड टू ऑक्सीजन। इसलिए इसको कोऑपरेटिव बाइंडिंग बोलते हैं, यानी सारे मिलजुल कर ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो रहे हैं। द नेक्स्ट थिंग इज कि हीमोग्लोबिन ऑल्सो ट्रांसपोर्ट प्रोटॉन्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं आपने देख लिया ना कि लंग्स में से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो लंग्स में हीमोग्लोबिन को बाइंड हो जाएंगे। क्यों बाइंड हो जाएंगे? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। फिर वो लंग से हार्ट के थ्रू टिश्यूज़ में पहुँचेंगे, टिश्यूज़ में जाकर वो ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो उनकी जो बाइंडिंग एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए वो डिक्रीज़ हो जाएगी और वो वहाँ जाकर ऑक्सीजन रिलीज़ कर देंगे और फिर लंग से लेंगे। इस तरीके से एरिथ्रोसाइट्स पूरे ब्लड में सर्कुलेट होती रहेंगी और सारे टिश्यूज़ को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती रहेगी। अब अदर देन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कैन ऑल्सो ट्रांसपोर्ट प्रोटॉन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अभी प्रोटॉन आया कहाँ से? तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट रिएक्ट्स विद वाटर मॉलिक्यूल and forms bicarbonate ion with one proton। ठीक है, तो ये जो प्रोटॉन है इसको भी हीमोग्लोबिन कैरी कर सकता है और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको भी हीमोग्लोबिन कैरी कर सकता है। देखेंगे कैसे। Hemoglobin transport 40% of the total protons and 15 to 20% of CO2 formed in the tissue to lungs and kidney। अभी 40% क्यों और 15 to 20? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बायोकार्बोनेट में कन्वर्ट होकर डिफ्यूज़ हो सकते हैं सेल से। जो बची हुई कार्बन डाइऑक्साइड है 15 to 20% जो बायोकार्बोनेट में कन्वर्ट नहीं हुई है उसको हीमोग्लोबिन कैरी कर सकते हैं। अभी अगर बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो गई है तो जो प्रोटॉन्स बन रहे हैं, अभी प्रोटॉन्स अगर बनते जाएंगे तो जो सेल है उसका पीएच जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो हम पीएच जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, यानी एसिडिक पीएच हो जाएगा। तो एसिडिक पीएच हम नहीं चाहते, तो हीमोग्लोबिन जो है इन प्रोटॉन्स को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। कैसे? बोहर इफेक्ट गिवन बाय नील्स बोर इन 1904। ये बोहर इफेक्ट है क्या? जो पेरिफेरल टिश्यूज़ होते हैं जहाँ पर ये प्रोटॉन आयंस बन रहे हैं, अभी प्रोटॉन्स बन रहे हैं तो पीएच कैसा होगा? लो पीएच होगा और कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा? ज़्यादा होगा। तो हीमोग्लोबिन्स क्या करेंगे? इन प्रोटॉन्स के साथ बाइंड होकर बनाएंगे HHB+। और ये जो हीमोग्लोबिन है ये मूव होकर कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा, जहाँ पर प्रोटॉन्स का, या लंग्स कैपिलरीज में जाएगा जहाँ पर प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत कम है और वहाँ जाकर वो प्रोटॉन को रिलीज़ कर देगा। ठीक है, अभी कार्बन डाइऑक्साइड का भी सेम चीज़ है। कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा और फिर वो जाकर लंग्स में रिलीज़ हो जाएगा, ब्रीथ के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो सारी चीज़ें डिपेंड्स कि सराउंडिंग्स कैसी है। अगर सराउंडिंग्स में ऑक्सीजन ज़्यादा है तो फिर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होगा। अगर सराउंडिंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड होगा। अगर सराउंडिंग्स में प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं तो प्रोटॉन्स जो हैं वो हीमोग्लोबिन से बाइंड होंगे। नेक्स्ट चीज़ है कि जो हीमोग्लोबिन है उसमें प्रोटॉन्स और ऑक्सीजन के लिए बाइंडिंग साइट्स अलग होती है। ऑक्सीजन कहाँ बाइंड होता है? हीम ग्रुप को बाइंड होता है, जबकि प्रोटॉन जो है वो अमाइनो एसिड्स रेसिड्यू को बाइंड होगा। फिर आते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाइंड होता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के अमाइनो टर्मिनल रेसिड्यू में बाइंड होता है और बनाता है कार्बामीनो टर्मिनल रेसिड्यू। कार्बामीनो टर्मिनल रेसिड्यू, और ये जो है सर्कुलेट होकर लंग्स में रिलीज़ कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड को। अब वो लंग्स में जाकर क्यों रिलीज़ कर देगा? क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन
ज़्यादा होगा और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए बढ़ जाएगी, तो वहाँ जाकर वो ऑक्सीजन से बाइंड होगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देगा। तो यही फ़ायदा है उसके एलोस्टेरिक नेचर का, यानी उसकी सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें हैं वो उसकी बाइंडिंग को इफ़ेक्ट करेंगी। सो गॉट इट कि अदर देन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कैन ऑल्सो ट्रांसपोर्ट प्रोटॉन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ द थिंग्स इन द सराउंडिंग्स। तो अगर ऑक्सीजन को बाइंड होना है तो वो हीम ग्रुप में बाइंड होकर और TR स्टेट के थ्रू, कोऑपरेटिव बाइंडिंग के थ्रू जो है वो पूरा सर्कुलेट होकर टिश्यूज़ में पहुंच जाएगी। फिर अगर कार्बन डाइऑक्साइड या प्रोटॉन्स हैं तो वो टिश्यू से लेकर फिर कहाँ जाएंगे, लंग्स में पहुंचा देंगे। तो इस तरीके से हीमोग्लोबिन जो बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है और वो कहाँ प्रेजेंट होता है, एरिथ्रोसाइट्स में। So I think now you got the things. If you like the video, please press the like button and subscribe my channel for further more videos, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो ये कोऑपरेटिव बाइंडिंग है इसके भी 2 मॉडल्स, MWC मॉडल है और एक अदर मॉडल है, सिक्वेंशियल मॉडल है। तो वो क्वांटिटेटिवली कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा नेक्स्ट वीडियो कब आया है। एंड थैंक यू वेरी मच for listening me.